उसने एटम लिया, उसके आगे गोल्ड फॉयल रखी जिसकी थिकनेस 0.004 थी। ये एमसीक्यूज आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है। बोहर एटॉमिक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसके पास्टुलेट्स आते हैं, इसके बारे में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मुझे रदरफोर्ड ने जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि स्ट्रक्चर कैसा होगा एटम का। एटम के अंदर तो हमने पार्टिकल तो पढ़े कि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये कैसे फिक्स होते हैं, किस तरह नज़र आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर इसका क्वेश्चन था और लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 इसके ऊपर सर्च किया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट इसने किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। वो नाम है उसका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉयल यूज़ की गई है गोल्ड की, इस वजह से इसका नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब गोल्ड फॉयल इसके अंदर एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर गोल्ड फॉयल यूज़ हुई थी। इसने एक एटम लिया, रेडियम। रेडियम एक ऐसा एटम है जो रेडिएशन निकालता है, जो रेज खारिज करता है। उसने ये एक एटम लिया, इसको रखा और इसके आगे गोल्ड की फॉयल लगा दी। गोल्ड की फॉयल इसके अंदर लगा दिया गया। अब यहाँ से कुछ रेज़ निकल रही थी और गोल्ड फॉयल से टकरा के कुछ रेज़ इस साइड पे जा रही थी, कुछ नीचे आ रही थी, कुछ सीधी जा रही थी, कुछ वापस आ रही थी। इस चीज़ का कैसे पता चला? इस डिटेक्टर से पता चल रहा था। उसने एटम लिया, उसके आगे गोल्ड फॉयल रखी जिसकी थिकनेस 0.004 थी। ये एमसीक्यूज आ सकता है। उसके आगे इसने डिटेक्टर रखा। अब जब इसने ये एटम रखा तो कुछ आगे रेज़ निकल रही थी, सीधी जा रही थी, कुछ वापस आ रही थी, कुछ नीचे। तो ये कौन नोट कर रहा था? ये डिटेक्टर चेक कर रहा था, डिटेक्टर से पता चल रहा था। तो कंक्लूजन फिर क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ इसका कि एटम जो है इसके अंदर न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, और इसके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ खाली एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं। उस चीज़ को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसने कहा था कि एटम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर न्यूक्लियस है जो कि सेंट्रल पार्ट है, और उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसको शेल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह हमें न्यूक्लियस नज़र आता है। एटम के सेंट्रल पार्ट में ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, इसके साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज घूम रहे होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 1911 में स्ट्रक्चर पेश किया एटम का लॉर्ड रदरफोर्ड ने, और किसके ज़रिए? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला। और हमें ये भी पता चला कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल पार्ट है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट था उसका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नेम था, और इसके अंदर जो इसने यूज़ की थी फॉयल वो गोल्ड वाली थी, जिसकी थिकनेस 0.004 थी। नेक्स्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल। एक साइंटिस्ट था नील्स बोहर 1913 में। अब इसने बताया कि प्लस चार्ज कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल्स के बारे में बताया, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पे देखें एक एटम है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया है। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्लस चार्ज है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और साइड्स पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इनको हम शेल कहते हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस के जो नज़दीक वाला शेल है उसको बिल्कुल नज़दीक है, उसको हम के बोलते हैं, क्योंकि शेल्स है ना, 4 किस्म के शेल्स मौजूद हैं, KLMN। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 शेल हैं KLMN। और इसकी एनर्जी देखें, पहले की E1 है जो कि सबसे लोएस्ट है, और लास्ट वाले की सबसे हाईएस्ट है एनर्जी। ठीक है। E4 सबसे हाईएस्ट है एनर्जी लेवल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे एनर्जी हाईएस्ट लेवल की होगी। अगर कोई न्यूक्लियस के नज़दीक वाला शेल है तो एनर्जी यहाँ पे सबसे कम होगी, E1 होगी। और ये जो नज़दीक वाला शेल है इसको हम के शेल बोलते हैं। अगेन देखें, 4 किस्म के शेल हैं KLMN,
जो न्यूक्लियस के नज़दीक है इसको हम के शेल बोलते हैं, यानी 1 वाला शेल है, ये पहला शेल है, न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसको के बोलते हैं। यहाँ एनर्जी होगी E1 और सबसे कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक है। लास्ट वाला जो है वहाँ पे E4 होगी और हाईएस्ट एनर्जी होगी। N वाला शेल है लास्ट वाला। तो E1 वाली लोअर एनर्जी है, E2 वाली इससे थोड़ी हाई है, E3 वाली हाई है और 4 वाली तो सबसे हाईएस्ट है। ये हायर एनर्जी है और जो 4 वाली है वो हाईएस्ट एनर्जी है। अब शेल्स का तो हमें पता है कि L M N है, ठीक है, 4 शेल हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चाहे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, L के अंदर, M के अंदर, N के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। तो इसका फार्मूला है 2n⁻²। तो फर्स्ट हमारा शेल है के वाला शेल, नंबर 1। तो यहाँ हम फार्मूला पुट करेंगे 2 और यहाँ n की पावर हमारे पास 1 है क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अब पता चलेगा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस फार्मूले के ज़रिए हमें पता चल गया। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे हमारा शेल है एल, तो यहाँ पे 2 हम लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड शेल है। तो यहाँ फिर फार्मूला लगाएंगे, तो फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ 2 की पावर यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि सेकंड शेल है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ार यहाँ 4 होता है, तो 2 4 ज़ार 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसी तरह अगर आप इस तरह नहीं कर सकते लेकिन फार्मूला तो लाजमी लिखना है, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के तौर पे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है सब शेल। अब सब शेल क्या होते हैं, जिस तरह एक क्लास है, क्लास में तादाद ज़्यादा होती है तो एनर्जी लेवल की वजह से शेल भी सब शेल में डिवाइड है। जिस तरह एक क्लास में 9th में क्लास ज़्यादा है तो हम सेक्शन ज़्यादा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल 9th A है, 9th B है, 9th C है, सेक्शन बना देते हैं, क्या तादाद ज़्यादा होती है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। एनर्जी लेवल्स की वजह से, एनर्जी की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे शेल्स भी डिवाइड है सब शेल में। तो यहाँ पे 4 सब शेल है हमारे पास, S P D और F। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देखें सब शेल के अंदर, तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 4 का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। तो ये आप देख लें, MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट है।